जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 टाइम्स नमो का मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो जैन दर्शन और धर्म, जैन धर्म का हम फंडामेंटल्स को समझ रहे हैं। और जैन दर्शन बेसिकली किसके लिए, हमारे काम का क्या है जैन दर्शन में, है ना। जैन रिलीजन कह लीजिए, हम क्यों पढ़ें उसे, ठीक है ना। तो उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है कि हाँ ठीक है, धर्म एक चीज है। धर्म कहने को एक हम शास्त्र जी जिसे कह लेते हैं, ऐसी बुक्स जो है रिलीजियस बुक्स जिसे कहते हैं, राइट। और उसको हम रिलीजियस के नाम पर एक बहुत स्पेशल कैटेगरी में डाल देते हैं और उसको एक अलग रिस्पेक्ट भले ही हम देते हैं, लेकिन डे टू डे में उसको यूज कितना करना, वो हम बहुत उसको एक कह लीजिए कि उसके साथ एक डिफरेंट टाइप का बिहेवियर करते हैं, ठीक है ना। जबकि जब हम जैन दर्शन को समझते हैं तो पता चलता है कि हमारा जो डे टू डे का बिहेवियर है वो ऐसा बिहेवियर क्यों है, हम कौन हैं, और जो हमें दिखाई देता है वो क्या है। ये सब चीजें जो है इसी को एक्सप्लेन किया है इन शास्त्र जी ने, ठीक। जो है उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और हम उसे अगर डिफरेंट समझेंगे तो हम जो कर रहे हैं आज की डेट में, हम ऐसे हैं कि हमें गुस्सा ज्यादा आता है, या किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास कम है, कोई बीमार है, कोई अच्छा है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, और ये क्यों हो रही हैं पहली बात तो, और ये कि हम हैं कौन, है ना। अगर ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है मरने के बाद, तो फिर आत्मा चीज जो बोलते हैं वो क्या है। तो जब ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तभी हमारे आचार्यों ने ये शास्त्र जी लिखकर इन चीजों का, इन क्वेश्चंस का आंसर किया, ठीक। और फिर ये भी समझाया कि भले ही हमें एज अ मनुष्य हम बन गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमें हमारी आंखों से दिख रहा है वो ही सब कुछ है। उसके परे भी कुछ है जो हमें नहीं दिख पाता, लेकिन ज्ञान से वो पॉसिबल है। तो हमारे ज्ञान का लेवल क्या है, इसका मतलब जिसे हम आज ज्ञान कहते हैं वो इनफ ज्ञान हमारे अंदर अभी नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे जिससे हमारा ज्ञान कवर्ड हो चुका है ना। तो फिर हमें पता चलता है हमने ज्ञानावर्णी कर्म बांध लिया। क्योंकि आप सोचिए कि कुछ ऐसे मुनि महाराज कह लीजिए या ऐसे जीव भी होते हैं जिनसे अगर पूछा जाए किसी भी पर्सन के बारे में कि ये कुछ भाव पहले, है ना, कहाँ था ये पर्सन, या क्या कर रहा था, या इसके मन में क्या विचार आ रहे थे, तो ये बातें भी वो बता सकते हैं, जिन्हें हम शास्त्रीय भाषा में अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान कहते हैं। तो इस तरह के ज्ञान भी पॉसिबल है। भले ही आज के टाइम में नहीं, आज का टाइम जो है महावीर भगवान के टाइम में ये होता था, या तो हम ये कहें कि नहीं, महावीर भगवान का टाइम तो हम नहीं मानते, आज जो है बस वही है ना। आज यस, ये वाले जो नॉलेज है, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, कि किसी के मन में क्या चल रहा है ये भी जान लो, है ना। और ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ज्ञान होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नॉलेज है आज की डेट में वो कंप्लीट नहीं है। ये बहुत छोटे में है, बहुत ही, उसका कह लीजिए कि हम बहुत ही स्मॉल पोर्शन यूज कर पाते हैं, है ना। बोलने में भी आता है ना कि हम सिर्फ 1% ऑफ आवर ब्रेन यूज करते हैं, है ना। 99% तो हमारा सबकॉन्शियस हम यूज ही नहीं करते। तो इसी तरह की बात आप समझिएगा।
तो जिनके पास फुल ज्ञान था उन्होंने पूरी बातें तो बता दी। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसमें से कितना अपने लिए समझें और कितना छोड़ें। ठीक। तो हमने अभी अपना मन ये बनाया है कि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो हम इकट्ठी करें कि ये मतलब जो धर्म में बताया है कि हम मनुष्य बने हैं, हम ह्यूमन बीइंग बने हैं तो कैसे बने। ठीक है। अच्छा चलो बन भी गए, तो अब बनने के बाद क्या करें, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, है ना। एक तो हमारा पर्पस होता है जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो हमारा, जिसे हम करियर कहते हैं, है ना, जिससे हम अपनी लाइफ में पैसा कमाने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी फिर भी उसकी लाइफ में बहुत पैसा देखने में आता है। अचानक से उसका कुछ ऐसा काम बन जाता है कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसके पास पैसा बहुत है ना। तो फिर ये क्वेश्चन अंदर में आता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये उसके किसी पुण्य कर्म का उदय था जिसकी वजह से आज उसके पास हर तरह की सुख सामग्री है। ठीक है ना। तो फिर अगर ये सब है तो हम कितना भागे करियर के पीछे, है ना। तो ये बात भी हमारे दिमाग में आ सकती है। तो हम थोड़ा सा अगर धर्म की नॉलेज रखें, स्पिरिचुअलिटी जिसे कि आध्यात्म कहते हैं, अपने अध्यात्म मतलब अपने आप को जानना, आत्मा की जानकारी। ठीक। तो उससे हमें पता चलता है कि खाली करियर के पीछे भागना या ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के में सब कुछ बस करते चले जाना इज नॉट इनफ। देर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, जो हमारे पाप और पुण्य को का लेखा जोखा होता है मेंटेन, है ना। तो इस वजह से हमें उस पर भी ध्यान देना है। तो उस पर कैसे ध्यान दें, पाप पुण्य क्या, पाप पुण्य क्या है, कर्म पार्टिकल्स है। तो देर आर कर्म पार्टिकल्स अराउंड अस इटसेल्फ, जिसकी वजह से हम जैसे ही कोई भी मन वचन काय की क्रिया करते हैं, ठीक है, वो कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक। तो जैसे हम देखते हैं मैग्नेट की तरफ जो है आयरन की छोटी छोटी ऑल पेन्स टाइप की चीजें भी अट्रैक्ट हो जाती हैं, हेयर पेन्स, ऑल पेन्स, कुछ भी आयरन और है जैसे, तो वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। इसी तरह से हमारी आत्मा या जीव जब मन वचन काय की क्रिया करता है तो जिस तरह के उसके भाव हैं वैसे कर्म पार्टिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, और जब समय आता है वो उसका फल देते हैं। तो कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी उतना फल नहीं मिलता जितने हम मेहनत कर रहे हैं, या कई बार हम कम मेहनत करते हैं तो भी फल ज्यादा मिल जाता है ना। तो क्योंकि हमारी मेहनत के साथ साथ हमारा पुराना कोई कर्म भी उदय में आके फल दे रहा है। ठीक। तो उस कर्म पार्टिकल्स को हम समझना चाहें तो हमें जीव को भी समझना होगा, राइट। और हमें उन पार्टिकल्स को, जिसको कि हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, पुद्गल द्रव्य। ठीक। तो हम उसे भी समझना होगा। तो बस यही समझने का क्रम हमने स्टार्ट किया। ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि धर्म में सिर्फ पूजा पाठ करना ही बताया है। ठीक है। धर्म इज नॉट एट ऑल कि आप सिर्फ पूजा करें। यहाँ पर क्लैरिटी के साथ ये बताया है कि आपके मन वचन काय की क्रिया से कर्म बंधते हैं। तो अपने मन वचन काय की क्रिया को हमें अच्छा बना के रखना है। तो दैट इज द फोकस। ठीक है। मन वचन काय की क्रिया हमारी अच्छी हुई, जैसे कि हम, फिर आ जाता है उसमें दान देना, किसी की हेल्प करना, अंदर में करुणा के भाव होना, है ना। ये सारी चीजें क्या है, हमारे अच्छे भाव आते हैं। हम जब किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हमें जब किसी के दुख देखकर दुख होता है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, अच्छे भाव। तो उससे क्या होगा, अच्छे कर्म बनेंगे। और जब हम वही चीज उल्टे ऑपोजिट में ले लीजिए, जब हम दूसरे के सुख से दुखी हो जाए, या जब हम अपने ही दुख से दुखी हो जाए, राइट, या हमारे अंदर कभी दूसरे की हेल्प करने के भाव ही ना आए, है ना, तो इस तरह की चीज से हम फिर पाप कर्म बांध लेते हैं, है ना, और फिर वो अपने फल देता है। तो इस तरीके से
अगर हम इनके फंडामेंटल्स को समझते हैं तो हमें अभी तक हमने कितना पढ़ा था जीव के बारे में। जीव क्या है? अमूर्ति, दिखाई नहीं देता। आपको कोई कितना भी कहे अब, क्योंकि हमने अपने आध्यात्म ग्रंथ में ये पढ़ लिया है कि जीव अमूर्तिक है, दिखने में नहीं आता। तो जो हमें चलते फिरते ये सब लिविंग बींग्स दिखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखते हैं क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्मा है, इस शरीर के अंदर जीव है। और हमें जो देखने में आता है वो पुद्गल आता है। तो शरीर जो है वो पुद्गल से बना है। ठीक है? इस तरह के पुद्गल वर्गणाएं भी होती हैं। वर्गणाएं मतलब पार्टिकल्स, बहुत सारी तरह की, टोटल 23 टाइप्स की पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से कि कुछ पार्टिकल्स हमारे यूज में आते हैं, जिनको कि हम, जैसे कि साउंड पार्टिकल्स, हमारे बोलना, भाषा, ठीक है, जो हमारी आवाज निकलती है, या हमारा शरीर जिससे बनता है, आहार वर्गना, ठीक है, हमारे कर्म वर्गना, कार्मिक पार्टिकल्स, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये भी क्या है? पुद्गल है। जो देखने में आए वो पुद्गल, ठीक है, क्योंकि जीव दिखता नहीं है। ठीक है? तो इस शरीर के अंदर होने से वो हम कह सकते हैं कि अरे हमें तो लिविंग बींग दिख रहा है, लेकिन क्या हमें वो एक्चुअल में दिख रहा है? ऐसा नहीं। ठीक है? तो जो यहाँ पर क्या कहा, जगत में कुछ भी हमारे छूने, चखने, देखने या सूंघने में आता है, वह सब पौद्गलिक पिंड है। ठीक है? तो आप जितना कुछ भी देख रहे हैं, आइज से हमें फ्लोरिंग दिखती है, चेयर टेबल दिख रहा है, घर में सामान रखा है, घर की दीवारें दिख रही हैं, यहाँ तक कि जो बाहर में रोशनी दिखती है या रात के समय अंधेरा दिखता है, वह भी सब पुद्गल है, क्योंकि देखने में आ रहा है। यानी कि जो कुछ भी देखने में आ रहा है, सूंघने में आता है, इवन स्मेल, है ना। तो स्मेल भले ही हमें देखने में नहीं आ रही है, लेकिन सूंघने में आ रही है, तो वो भी पार्टिकल्स हैं किसी चीज के, है ना। तो इतना डीपली जाकर हमारे आचार्यों ने, या कह लीजिए तीर्थंकर ने, हमारे तीर्थंकर ने अपनी दिव्य ध्वनि में ये सारी चीजें डिटेल में हमें बताई, ताकि हमें, पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ और सिर्फ करियर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम एक साइंटिस्ट भले ही बन जाएं, जो हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की नॉलेज है उससे, लेकिन हम अपनी आत्मा को कभी नहीं जान पाएंगे उसके थ्रू, है ना। और जबकि वो जो भी हमारे सुख दुख है, वो सब कुछ आत्मा को ही भोगने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो मेन नॉलेज हमारे लिए जरूरी थी आध्यात्म की, लेकिन हमने अपना सारा टाइम किस में निकालना शुरू कर दिया? बाहर में देखने में। वो दूसरे ने ये कोर्स कोर्स किया है तो हम भी ये वाला डिग्री ले ले, है ना, ये वाली जॉब ले ले, ये पैसा कमा ले, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतना रिटायरमेंट के लिए जमा करना, इतना बच्चे होने चाहिए, बच्चों को ये पढ़ाना, ये करना। तो कंटिन्यूअसली हम सिर्फ बाहर में देख रहे हैं, है ना। और जबकि हमारा गोल क्या होना चाहिए था? ठीक है, माना कि बाहर भी देखना है, लेकिन थोड़ा समय तो हम अंदर भी डालें ना। इसीलिए हमारे जो शास्त्र अगर हम अच्छे से पढ़े, तो कहीं पर भी पैसा कमाने को मना नहीं किया गया। पैसे को नीति पूर्वक कमाना, न्याय पूर्वक कमाना, ऐसा कहा, ताकि तुम पैसा कमाओ तो पाप मत कमाओ, साथ में पाप पूर्वक पैसा मत कमाओ, क्योंकि उसका जो दुख होगा वो आत्मा को उठाना पड़ेगा। तो न्याय पूर्वक पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, राइट। तो और फिर अगर देखें, तो कहीं पर भी ये नहीं कहा कि सिर्फ पैसा ही कमाते रहो। पुरुषार्थ बताए हमें, तो हमें तीन पुरुषार्थ बताए: काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ। ठीक है ना। तो हमें काम में हमारा सारा ये जो जो भी हम जॉब वगैरह करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, वो काम पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ में हम जब अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, ये सब हमारे मोक्ष धर्म पुरुषार्थ में आ जाएगा। और उसके बाद जो हम तपस्या वगैरह करते हैं, वो मोक्ष पुरुषार्थ है। ठीक है ना। तो हर एक की एक अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस है। हम एक ही डायरेक्शन में झुके रहें वो ठीक नहीं है ना। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर अब क्या शुरू किया? धर्म पुरुषार्थ। स्वाध्याय क्या है? धर्म पुरुषार्थ, जिसमें हमें अपनी आत्मा के बारे में जानकारी मिल रही है,
कि हम कौन है ना? और हम कर्म बांधते हैं तो कैसे बांधते हैं, कर्म है क्या चीज, ठीक है ना? फिर जो ये जगत हमें दिख रहा है वो क्या है, परमाणुओं से बना है, ठीक, ये चीज हमने समझी थी। परमाणुओं में जो टच होता है वो, है ना, परमाणु से परमाणु जब मिलता है तो वो क्या कहलाता है, स्कंद कहलाता है। स्कंद मतलब क्लस्टर, है ना? और क्लस्टर ही हमारे देखने में आता है। एग्जैक्टली परमाणु यानी कि सबसे छोटी यूनिट ऑफ अणु, एटम की सबसे छोटी यूनिट क्या है, परमाणु। उसे तो हम कभी देख भी नहीं सकते, है ना? तो जो हम हमारे देखने में आता है वो ऑलरेडी मतलब बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ स्कंद दिखता है, ठीक है? तो आपको अगर बुक दिख रही है तो बुक कोई एक परमाणु नहीं है, उसमें ऑलरेडी अनंत परमाणु आ चुके हैं, तब जाके वो हमें एज अ दिखाई देने में आ रही है ना? वो अलग बात है, उसकी एक शेप है, उसका टच है, उसकी शेप है, उसमें कलर्स हैं, वो अलग अलग चीज है, एडिशन होती चली गई, है ना? तो लेकिन हमें देखने में क्या चीज आती है, पुद्गल द्रव्य ही देखने में आता है, ठीक है? फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहाँ पर बात अपने को समझ में आनी चाहिए। कोई यहाँ पर ये नहीं है कि बस किसी तरह कोर्स कंप्लीट करना है और बात समझ में नहीं आए, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है। अगर ये क्लियर नहीं हुए तो फिर आगे आप कितनी भी पढ़ाई करेंगे आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। और ये अगर आपने इंटरेस्ट के साथ, समझ के साथ पढ़ा तो आप कितने भी बड़े से बड़े शास्त्री जी भी बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। और इतना इंटरेस्ट आएगा आपको उसमें, एक एक्साइटमेंट बन जाएगा, है ना? तो वैसे अपने को इसमें एक एक बात को समझ के पढ़ना है, ठीक है? तो परमाणु के बारे में हमने स्टार्ट किया था जानना। कामिनी जी फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। आपने लास्ट क्लास में बोला था कि क्लियर नहीं हुआ, है ना? मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अगर तो आपको अगर कोई, आपको कोई feel free। हाँ श्योर। हम्म, हम्म। ठीक है, तो ठीक है। स्कंद जो हमारे देखने में आता है, स्कंद जो दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक परमाणुओं के जोड़ से, योग से, योग मतलब उनके जुड़ने से, है ना? तो अब ये भी देखने वाली चीजें हैं, जुड़ना, है ना? परमाणु में आपस में ऐसी कोई तो पावर है जो वो उसे जोड़ पाता है ना? जीव जीव के साथ तो नहीं जुड़ता, जीव में ऐसी कोई पावर ही नहीं है, लेकिन परमाणु परमाणु के साथ जुड़ सकता है, ठीक है? तो वो उसकी पुल करने की शक्ति कहलाती है, ठीक है? तो हमने, जब वो जुड़ता है तो उसको किस 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है? तो जब वो जुड़ा तो कुछ तो चीजें हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई। लकड़ी जो दिख रही है वो भी बहुत सारे परमाणुओं से बनती है, क्योंकि वो भी किसी वनस्पति काय का शरीर है ना? और जो दिखने में आ रहा है वो सब उद्गल है, परमाणु है। तो जो बहुत ठोस रूप से दिखता है, सॉलिड दिखता है, वो क्या कहलाता है, स्थूल स्थूल, ठीक है? फिर और उससे उसको कम कम करते जाइएगा, ठीक? तो स्थूल स्थूल से स्थूल मतलब लिक्विड फॉर्म, ठीक है? लिक्विड जो जितना भी लिक्विड है वो सब भी पुद्गल है, ठीक है, अजीव है। फिर स्थूल सूक्ष्म, जो कि हमारे देखने में तो आ रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है ना? दूध पानी तेल हम फिर भी छू पाते हैं, लेकिन स्थूल सूक्ष्म क्या है, हम देख रहे हैं, जैसे कि प्रकाश है, लाइट है, हमें दिखती है, लेकिन कोई पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकते, है ना? इसी तरह से छाया, शैडो जिसे कहते हैं, हमें दिख रहा है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। इसी तरह से सूक्ष्म स्थूल, जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है लेकिन बाकी सेंसेस से हम फील कर पा रहे हैं, जैसे कि गंध, कोई भी स्मेल है ना? रस टेस्ट करते जो हम, शब्द, हवा, ये सब हमारे आईज से नहीं दिख रहा है लेकिन बाकी चीजों से हम उसे फील कर रहे हैं, ठीक? फिर है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब जो हमारे कार्बन पार्टिकल्स हो गए, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हो गए,
हमारी ऑरा हो गई, ये सब भी क्या है, ये सब भी पुद्गल है। ठीक है, पुद्गल एक टेक्निकल वर्ड है, इसको पुद्गल ही बोलिएगा। और पुद्गल से ही जितना भी वर्ल्ड का हमें कुछ भी दिखता है, जितने भी लिविंग बींग्स की बॉडीज दिखती हैं, ये सब पुद्गल से ही बना है। ठीक, ठीक है, तो सूक्ष्म हो गया। और सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब जो टू एटम्स हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाते हैं। ठीक है, तो स्कंद का ये 6 प्रकार से देख लिया। स्कंद बनता कैसे है ना, तो स्कंद बनता कैसे है वो बताया कि 3 तरह से। भेद यानी टूट कर, जैसे कि बहुत बड़ी चट्टान है, वो क्या है, पूरी एक बहुत बड़ी रॉक है, राइट। तो अब उस रॉक को अगर हम तोड़ देते हैं, जो छोटे छोटे पीस बन गए, वो भी स्टिल स्कंद ही है। ठीक है, स्टिल दोज आर क्लस्टर ऑफ एटम्स, राइट। अभी भी उसको एटम नहीं कह सकते, ठीक है ना। बहुत बड़ी रॉक के को तोड़ने से छोटे छोटे टुकड़े बन गए, ठीक है, लेकिन उस स्टिल वो टुकड़े ही हैं, स्कंद ही है। ठीक है, तो उस टूटने से जो बने स्कंद, उनको क्या कहते हैं, भेद। ठीक है, फिर संघात। संघात मतलब कि जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको आपस में रखा पास में, और वो थोड़े टाइम बाद आपस में ही जुड़ गए। ठीक है ना, ऐसा होता है कई बार कि हमने मिट्टी का, थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके रखी थी, थोड़े टाइम बाद देखा तो उसका एक डला बन गया, है ना, एक क्लस्टर टाइप का बन गया उसका, है ना। तो वो क्या हुआ, जुड़ने से भी स्कंद बनता है। ठीक है ना। और फिर तीसरा है भेद संघात, कहीं पर उसको टूट भी रहा है और जुड़ भी रहा है, अलग भी हो रहा है और कुछ नया मिल भी रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, ट्यूब के छिद्र से, मतलब एक नली है, ठीक है, और एक तरफ से उसमें एयर बाहर आ रही है और दूसरी तरफ से उसमें अंदर डाली जा रही है। तो उसके अंदर जो एयर भरी हुई है ट्यूब के अंदर, वो स्टिल क्या है, भेद संघात दोनों से बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से स्कंद बनते हैं। तो हमें पहली बात हमने ये समझी कि जितना भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब परमाणुओं के स्कंद हैं। ठीक है, फिर स्कंद के टाइप्स बता दिए, फिर स्कंद बनते कैसे हैं वो बता दिए। ठीक है, अब बात आती है स्कंद उत्पत्ति का कारण क्या है, मतलब कि परमाणु से परमाणु जुड़ता कैसे है ना। जो अभी बात कही थी ना कि उसमें ऐसी पावर है कुछ, जिसकी वजह से एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाता है ना। जैसे हम बोलते भी है ना H2O, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक मिलके जल बन गया, राइट। इसी तरह से और भी केमिकल रिएक्शंस हम देखते रहते हैं, राइट। तो वो उसमें पावर रहती है ऐसी, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस होते हैं, जिनकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ पुल करता है। ठीक है, और कई बार अगर हम देखें तो चिकना कुछ जैसे एक गीला पेपर है, दूसरे गीले पेपर के साथ चिपक जाएगा। हम सब ने वो थोड़ा सा कभी ये प्रैक्टिकल देखा होगा, है ना। गीले के साथ गीला चिपक जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, स्निग्ध। स्निग्ध मतलब चिकना। ठीक है ना, तो चिकनाई, पानी की चिकनाई हो सकती है, तेल की चिकनाई हो सकती है, चीनी की चाशनी बनाते हैं हम, वो चिकनाई है, गोंद है ना। तो ये सब क्या है, चिपकाने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये स्निग्ध गुण के कारण। ठीक, तो ये परमाणु में गुण है। ठीक है, फिर उसी के अंदर रुक्षत्व गुण भी हो सकता है। रुक्षत्व मतलब ड्राइनेस वाला, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, मिट्टी के पार्टिकल्स जब थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिए जाए तो वो डला बन जाता है, एक रॉक का फॉर्म ले लेता है ना। तो वो क्या है, ड्राई ही है मिट्टी, लेकिन फिर भी जुड़ने की कैपेसिटी रखती है, राइट। तो स्निग्ध स्निग्ध भी जुड़ सकते हैं, स्निग्ध रुक्ष भी जुड़ सकते हैं, रुक्ष स्निग्ध भी जुड़ सकते हैं, और रुक्ष रुक्ष भी
जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइए हमें, भगवान के, सोचिए आप कितने लेवल तक जाकर हमें जैन फिजिक्स समझाई जा रही है ना, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि जो जीव है उसका अजीव के साथ मेल कैसे पॉसिबल है। ठीक है ना, और ये जो हमें दिखता है शरीर, ये क्या है, वो सब बताने के लिए उसकी डिटेल में गए। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि परिणमनशील पुद्गलों के, मतलब कि पुद्गलों में मिलने की, आपस में मिलने की शक्ति होती है। ठीक है, किस कारण से? उसके अंदर स्निग्ध और रुक्षत्व गुण के कारण। ठीक, जिसके कारण एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पर पानी में पानी का मिलना भी जो है रासायनिक चेंजेस है ना। पहले थोड़ा पानी था, अब ज्यादा पानी हो गया। ठीक है, या हमने पानी को जमा दिया तो अब वो आइस हो गया। ठीक है, तो किसी भी तरह का चेंजेस उन पुद्गलों में पॉसिबल है। ठीक, रासायनिक परिणमन होता है, वे परस्पर मिलकर एक रूप हो जाते हैं। इसी तरह स्कंदों की उत्पत्ति होती है, मतलब कि परमाणु जो एटम थे उनसे किस तरह से क्लस्टर बनते हैं, है ना। कुछ क्लस्टर हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, कुछ गैस की फॉर्म में देखते हैं, कुछ सॉलिड की फॉर्म में देखते हैं। राइट, तो उनमें कुछ क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं, इन्हें गुण कहते हैं। इसी स्निग्ध और रुक्ष शक्ति के कारण उद्गल परमाणु परस्पर में बंधे रहते हैं। ठीक है, अब उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या ये स्निग्ध रुक्ष हर समय जुड़ जाते हैं? नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि अगर, जैसे हम बात करते हैं ना, कि कितनी चिकनाई अगर होगी तब जाके उसमें दूसरा कुछ चिपक पाएगा। जैसे अम, आपने चाशनी है, लेट्स से आप चाशनी बनाते हैं चीनी की, और जब हम उसमें उंगली डालकर चेक करना चाहते हैं, राइट, तो वो हमारी फिंगर पे कभी तो चिपकता है और कभी नहीं चिपकता, फिसल जाता है। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कंसिस्टेंसी, है ना। हाँ जी, राखी जी आप जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी की वजह से, है ना। तो कंसिस्टेंसी क्या है बेसिकली? उसकी, उसके अंदर स्निग्धता कितनी है, मतलब कि चिकनाई कितनी है। ठीक है, तो उसकी परसेंटेज है। तो 1% से लेकर अनंत तक हो सकती है। इसी तरह से उसके अंदर रुक्ष कितना है, मतलब हाँ, ड्राइनेस कितनी है, तो वह भी 1% से लेकर अनंत तक हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि अगर एक गुण वाले परमाणु का किसी से भी बंध नहीं होता, मतलब कि अगर उसमें स्निग्धता, जो चिकनाई है, राइट, वो अगर 1% हुआ, सिर्फ 1%, तो वो किसी से भी बंद नहीं करेगा। ये भी एक उसकी रिक्वायरमेंट है। एक से ज्यादा, यानी दो होंगे तभी वो दूसरे के साथ बॉन्ड हो पाए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर सेम परसेंटेज वाला दूसरा क्लस्टर है तो भी उसका बंद नहीं होगा। तो भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके अंदर परसेंटेज कितना है चिकनाई का, या बट अपने आप वो अंदर ही अंदर एक तरह से यूनिवर्सल लॉ है ये। ठीक है, कि क्लस्टर बनते कैसे हैं। तो अगर इक्वल क्वांटिटी, इक्वल परसेंटेज ऑफ चिकनाई या चिकनाई रूखापन हुआ तो भी उनमें बंद नहीं होगा। कब होगा? तो 2% एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि किसी में 50% है और किसी में 52% है, राइट, तो उन दोनों का बंद पॉसिबल है। दोनों 50-50 हैं तो नहीं होगा। ठीक है,
तो क्या कह रहे हैं, 2 गुण वाले परमाणुओं का सदृश या विसदृश 4 गुण वाले परमाणुओं के साथ तो बंध संभव है, किंतु 3 या 5 गुण वाले परमाणु बंध को प्राप्त नहीं हो सकते। 2 की अधिकता होना अनिवार्य है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी कोई 2 की बात चल रही है, 2 गुण है, 2 मतलब 2%, राइट। तो अब 2% का उसके 2 एक्स्ट्रा होंगे तो उनके साथ जुड़ना पॉसिबल है। तो 2% है तो उसका 4% वाले के साथ बंद हो जाएगा, लेकिन 2% वाले का 3 के साथ जुड़ना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जैक्टली 2% एक्स्ट्रा होगा तभी जुड़ेंगे। अब इसमें एक बहुत ज्यादा डिटेल अवेलेबल एज सच नहीं है, लेकिन ऐसा है, अपने को ये बात को समझना है, ठीक है ना। तो क्या कहा, 2 की अधिकता होना अनिवार्य है, ठीक है। और भी क्या होता है, जब क्लस्टर बन रहे होते हैं, बंद हो रहा है उनका आपस में, तो जो अधिक गुण वाला है, जैसे कि अभी बताया 50% एंड 52% चिकनाई है किसी में, तो 52 वाले की जो क्वालिटीज हैं, जो दूसरा वाला क्लस्टर है वो ज्यादा गुण वाले यानी ज्यादा परसेंटेज वाले की क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो 52% चिकनाई वाला है उसके अंदर जो रस गंध स्पर्श है वो उसमें मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल है एक्चुअली, अपन इसका कितना यूज डे टू डे में कर पाएंगे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि बताया है और ये तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर किसी को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो एक शास्त्री जी हैं सर्वार्थ सिद्धि, उसमें इसकी और ज्यादा डिटेल हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे लिखे रहते हैं ना तत्वार्थ सूत्र, 5 मतलब 5th चैप्टर का, 37 मतलब 37 सूत्र, ठीक है। तो इस तरह से जो एटम्स हैं उनके क्लस्टर बनते हैं। अब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पुद्गल में, मतलब कि जितने भी ये जो क्लस्टर बने, राइट, इनमें क्या रहेगा, स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये 4 गुण पाए जाते हैं। ये शायद पिछली बार बता दिया था। तो टोटल टाइप्स कितनी हुई, 20, ठीक है। और इनमें से लेट से ठंडा गर्म आदि 8 स्पर्श में से कोई 4 स्पर्श पॉसिबल है ना। एक टाइम में या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, हर टाइम दोनों तो नहीं हो सकते, तो 8 में से 4, ठीक। 5 वर्ण में से कोई एक वर्ण, 5 रस में से कोई एक रस, और 2 गंध में से कोई एक गंध अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, भले ही हमारे देखने सूंघने में ना आए। तो जैसे वाटर है, तो वाटर में भी स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब होता है, ठीक है। तो कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जिसमें ये ना हो। परमाणु में कठोर मृदुपन तथा हल्का भारीपन नहीं पाए जाने से एक काल में कोई 2 ही स्पर्श पाए जाते हैं, 2 ही। तो 4 में से पहले बोला स्पर्श में ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना कठोर मृदु, 8 प्रकार के। तो अगर परमाणु, अच्छा परमाणु मतलब एटम में, एटम में क्या कह रहे हैं कि एटम में कोई कठोर मृदुपन या हल्का भारीपन नहीं होता, इसलिए जो एटम है, स्कंद की बात नहीं कर रहे, एटम में एक काल में यानी एक समय में कोई 2 ही स्पर्श पाए जाएंगे। क्लस्टर में तो 4 हैं, लेकिन एटम में 2 ही स्पर्श होंगे, ठीक है। अब फिर ये बता रहे हैं कि कुछ दार्शनिक मतलब कुछ फिलोसफर जो जैन धर्म को नहीं मानते, राइट, तो उसके अलावा भी फिलोसफीज है ना बहुत सारी, तो वो क्या कहते हैं कि पृथ्वी यानी जो मिट्टी कह लीजिए या जितने भी पृथ्वी कायिक होते हैं ना, हम जिसे कहते हैं खनिज भी हो गए उसमें, जो मिनरल्स होते हैं ये सब पृथ्वी कायिक में आते हैं। तो पृथ्वी में स्पर्श आदि चारों, जल में गंध रहित 3, अग्नि में मात्र रूप और स्पर्श तथा वायु में एक मात्र स्पर्श गुण मानते हैं।
तो उनका क्या कहना है दूसरे दार्शनिक का कि पृथ्वी में चारों क्वालिटीज हैं पुद्गल की, लेकिन जो वाटर है उसमें कोई स्मेल नहीं होती, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, लेकिन अपने जैन शास्त्र क्या कहते हैं कि नो मैटर व्हाट, पुद्गल अपनी जो क्वालिटीज हैं वो नहीं छोड़ता। तो उसके अंदर रस गंध वर्ण स्पर्श चारों चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, तो जैन दर्शन के अनुसार ये चारों पृथक पृथक जाति के द्रव्य नहीं है। प्रत्येक परमाणु में चारों प्रकार के गुण अनिवार्य रूप से हैं। यह तो संभव है कि किसी में कोई गुण पूर्णतः अभिव्यक्त हो। अभिव्यक्त मतलब दिखने में आ रहा है, पूरी तरह से दिखने में आ रहा है कोई गुण, लेकिन कोई गुण पूर्ण रूप से प्रकट ना हो। राइट, इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाना कि उसमें वे गुण पाए ही नहीं जाते। अन्यथा सीप के पेट में पड़ने वाला जल पार्थिव मोती न बन पाता। राइट, लेट से अगर कह दिया कि हाँ, जल कैसे फिर मोती बन जाएगा। मोती मालूम है ना कैसे बनता है। सीप में अगर एक कण है ना पानी का चला जाए, तो सीप क्या है, बेसिकली सीप इज अ लिविंग बीइंग। राइट, उसमें अगर जल चला जाता है तो वो जल की बूंद ही मोती बन जाती है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूप वायु के मिलने से जल की उत्पत्ति न हो पाती तथा पार्थिव ईंधन से अग्नि की उत्पत्ति भी असंभव थी, क्योंकि प्रत्येक परमाणु भिन्न जाति वाले हैं, वे परस्पर विरोधी कार्य नहीं कर सकते। आधुनिक विज्ञान भी इस मान्यता आधुनिक विज्ञान की इस मान्यता ने जैन दर्शन मान्य परमाणु की जातीय विशिष्ट धारणा की और पुष्टि कर दी है। क्या कह रहे हैं कि पहले विज्ञान क्या कहता था, 92 मूल तत्व यानी जो एलिमेंट्स कहे जाते हैं ना, फंडामेंटल एलिमेंट्स जो थे वो कितने थे, 92। अब धीरे धीरे घटकर वह एक तत्व तक पहुंच गया है। आज ऐसे अनेक प्रयोग हो चुके हैं जिससे पारा के परमाणुओं को प्रयोग द्वारा विखंडित कर सोना बनाया गया है। उसी तरह यूरेनियम से प्लेटिनम और शीशा आदि बनाए गए हैं। ये सब मूल तत्वों के एक होने पर ही संभव हो पाया है, अन्यथा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति असंभव थी। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति यानी कि यूरेनियम से प्लैटिनम कैसे बन जाएगा, तो यूरेनियम अपने आप में अकेला है तभी वो प्लैटिनम में कन्वर्ट होगा। पहले क्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एक एटम में इतना सब कुछ 92 एलिमेंट्स रहते हैं। धीरे धीरे घटकर वो कहने लगे नहीं, एक में एक ही है ना, एक है तभी वो दूसरे में कन्वर्ट हो पाता है। तो ये चीज जैन शास्त्र तो पहले से ही कह रहा था, साइंस ने अब एक्सेप्ट किया है उसे। ठीक है ना, तो जितनी भी बातें जैन शास्त्रों में बताई हैं वो उतना साइंटिस्ट उसको अप्रूव नहीं कर पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो होता नहीं है। वो प्रूव नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके ज्ञान की और आज के रिसोर्सेज की लिमिटेशंस है। ठीक है ना, अब क्या है पुद्गल की पर्याय यानी कि पुद्गल की फॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं कि शब्द, शब्द मतलब कि जो आवाजें होती हैं। ठीक है, तो आवाजें क्या है, पुद्गल है। ठीक, बंद, बंद मतलब जो क्लस्टर बनते हैं या बांध बांध के घर बना दिया है ना, तो वह भी उसकी एक फॉर्म है। सूक्ष्मता जो बहुत माइन्यूट हो वो भी उसकी फॉर्म है, स्थूलता भी उसकी फॉर्म है। भेद, भेद क्या हुआ यहाँ पर, हाँ भेद वैसे जो है वो उसके तोड़ने से जो बनता है यानी कि जिसे चूरा कहते हैं ना, तो वो भेद कहलाएगा। जैसे हम आटा है, गेहूं है, उसको पीस दें तो पीस दिया तो भी वो पुद्गल है, उसकी फॉर्म चेंज हो गई तो वो भेद फॉर्म कहलाएगी। तम मतलब अंधकार, अंधकार भी पुद्गल है। छाया, शैडो। आतप यानी गर्मी है ना, और उद्योत मतलब चमक।
ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, फॉर्म्स हैं। ठीक, अब उसमें एक एक को समझाया। शब्द, एक स्कंद के साथ किसी दूसरे स्कंद के टकराने या किसी स्कंद के टूटने से उत्पन्न ध्वनि रूप परिणाम को शब्द कहते हैं। एक स्कंद के साथ किसी दूसरे स्कंद के टकराने या किसी स्कंद के टूटने से उत्पन्न ध्वनि, है ना। जब स्कंद के टूटने से या एक से दूसरा टकराए, क्या मतलब इसका? जैसे कि हम तबला बजाते हैं, राइट। तबले में क्या हो रहा है? हमारा हाथ तबले पे टच करता है ना। तो हमारा हाथ भी क्या है? स्कंद है, पुद्गल का ही तो है। तो एक स्कंद के साथ दूसरे स्कंद के टकराने या किसी स्कंद के टूटने से, है ना, तो उस समय पर लेट से कोई ब्रेक हुआ, तोड़ा गया कुछ, तब भी आवाज होती है, राइट। तो किसी के टकराने या टूटने से जो आवाज होती है उसको शब्द कहते हैं। ठीक, जैन दर्शन में शब्द को पुद्गल की पर्याय कहा है। वैशेषिक शब्द को आकाश का गुण बताकर उसे आकाश की तरह अमूर्त मानते हैं, किंतु शब्द आकाश का गुण नहीं हो सकता क्योंकि यह मूर्त इंद्रिय का विषय है। शब्द मतलब कि शब्द को जैन दर्शन क्या कहता है? यह सिर्फ आवाजें अमूर्तिक नहीं है, इनमें फ्रीक्वेंसी रहती है, ये टकराती है ना। जब हम कोई आवाज हमें कानों में कब सुनाई पड़ती है? जब उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे कानों में पड़ती है, टकराती है कान के पर्दे पर, तब हमें वो सुनाई देता है ना, टकराने से। तो इसका क्या मतलब है कि वो पुद्गल है तभी तो पॉसिबल हो पाया, है ना। तो इसलिए क्या कहा? मूर्त इंद्रिय का विषय है, ठीक है ना। उसको इनविजिबल नहीं कह सकते, और मूर्त है तो पुद्गल है, ठीक है ना। अगर ये आकाश का गुण होता तो फिर अमूर्तिक होता, यानी ना दिखने वाला होता, ठीक है ना। शब्द दीवार आदि प्रतिबंधक कारणों के आने पर अवरुद्ध हो जाते हैं। मतलब कि क्योंकि शब्द क्या है? फ्रीक्वेंसीज हैं, है ना, वाइब्रेशंस हैं, एक तरह की वेव लेंथ जिसे कहते हैं ना। तो वेव लेंथ है, तो अगर दीवार आ जाए तो वो रुक जाएंगे क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अगर वो इतना ही अमूर्तिक होते तो दीवार को भी क्रॉस कर जाते, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। शब्द की तीव्र आवाज से कान के पर्दे तक फट जाते हैं तथा तीव्र शब्द के आगे सूक्ष्म शब्द दब भी जाते हैं। इन कारणों से शब्द की पौद्गलिकता सिद्ध होती है। मतलब कि जो शब्द हैं, या जिसे कह लीजिए शब्द में यहाँ पर आवाजें आ जाएंगी, ठीक है। धुनें भी आती हैं, जैसे तबला वगैरह बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, बांसुरी बजाई हमने, है ना। जो आवाजें निकलती हैं वो सब शब्द में आता है, ठीक है। तो वो सब कुछ क्या हो गया? पौद्गलिक हो गया, यानी पुद्गल से बना हुआ, यानी मैटर, ठीक है। तो वेव लेंथ, है ना, साउंड वेव्स पढ़ी, सुना होगा वर्ड आपने। आधुनिक विज्ञान ने तो टेप, रेडियो, टेलीफोन आदि संचार माध्यमों से शब्दों का संग्रह कर यंत्रों द्वारा उसकी गति को घटा बढ़ाकर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर शब्द को भौतिक या पौद्गलिक मानने का मार्ग और सरल कर दिया, ठीक है ना। जब हम किसी को दूर बैठे, मीलों दूर बैठे हुए को हम फोन से बात, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि साउंड वेव के थ्रू ही हम अपनी बातों को कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए शब्द को यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ये पौद्गलिक ही है। हालांकि ये जो ये शास्त्र जी, भले ही हम ये एक्सप्लेनेशन आज दे रहे हैं, लेकिन जो ये सूत्र जी है, ये तो 2000 साल पहले तत्वार सूत्र जी में लिख दिया गया, है ना। हम आज भले ही उसको साइंस क्या कहती है ऐसा पढ़ के और अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने विश्वास को हम बढ़ा पाए चाहे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि हमारा नॉलेज लेवल डिफरेंट है ना, लिमिटेड है, तो हम उसी हिसाब से बात को समझते हैं। तो शब्द दो प्रकार का है, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक शब्द जिसमें कि हमें अक्षर सुनाई दे, है ना, जिसमें भाषा में दो तरह के आ गए, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। मतलब कि जिसमें एक तो किसी भी तरह के शब्द बने हों,
भाषा जिसे कहते हैं अक्षरात्मक, जिसमें कि लिपि वर्ड यूज सुना होगा, जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, राइट, तो वो भाषा हो गई। और अनक्षरात्मक जिसमें सिर्फ आवाजें हों, राइट, जैसे पशु पक्षी लोग आवाज करते हैं, जानवर करते हैं, उनमें कोई अक्षर नहीं है। तो भाषा दो तरह की हो गई, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। ठीक है। जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कंठ आदि के प्रयोग से उत्पन्न होने के कारण यह प्रायोगिक कहलाता है। प्रयोग के थ्रू एफर्ट्स लगा के जो कहा जाए वो प्रायोगिक। अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक और नैसर्गिक के भेद से दो प्रकार का है। अप्रायोगिक, अभाषा मतलब जिसमें वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एफर्ट्स के थ्रू बनाया जा रहा है वाजे, जैसे कि यहाँ पर बताया तत्, यानी तबला, मृदंग, भेरी, है ना, इनसे जो उत्पन्न हुए शब्द। वितत, तार, वीणा वाली जो आवाजें निकलती हैं, राइट। घन यानी घंटा, घड़ियाल आदि के टकराव से उत्पन्न होने वाला शब्द। शोशिर यानी शंख, बांसुरी आदि से निकलने वाला शब्द। तो ये सब क्या है, प्रायोगिक, किसी के एफर्ट से निकल रहे हैं, राइट। और नैसर्गिक यानी जो आवाजें नेचर में होती है, जैसे कि हवा चलती है तो भी बहुत तेज आवाज आती है ना वृक्षों की, साई साई की आवाजें आना, या बादलों का गड़गड़ाना, है ना। तो वो सब भी क्या है, वो भी आवाजें हैं, लेकिन कैसी आवाजें हैं, नेचुरल, राइट। तो एक जो है प्रयत्न से निकलने वाली, जो ह्यूमन बीइंग एफर्ट्स करता है तो निकल रही है, और एक नैसर्गिक जो नेचुरल है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक के किसी को क्वेश्चन? बात क्लियर हो रही है? आज थोड़ा बेटर हुआ कामिनी जी? हाँ, यस। पहली बार पढ़ा है एक्चुअली, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि पुद्गल बहुत नया टॉपिक हो गया, तो बार बार देखेंगे। और आगे भी इसकी चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि कर्म वर्गणाएं जो हैं वो भी पुद्गल की वर्गणाएं हैं, है ना। तो हमारे को उससे बहुत मैटर करेगा। तो कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और देयर विल बी अ ब्रेक, एक्चुअली आई एम विजिटिंग इंडिया, तो आई लेट यू नो कि किस वीक में अवेलेबल नहीं हो। आई इन्फॉर्म इन द ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, ओके। थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 टाइम्स नमो करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।